Hello students, welcome to today's class. In the today's class we will start a new chapter which is coordination compounds or we can call it as complex compounds. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वैसे तो हर चैप्टर से पहले मैं बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट लिटरली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कोई भी पेपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन के बिना अधूरा है. जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप लोग स्पेशली IUPAC भी सीखोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्ट करने से पहले वी विल नो अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स, जो कि बेसिक है. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो द फर्स्ट थिंग वी विल लर्न इज एडिशन कंपाउंड. ओके बच्चों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो अच्छे से नोट्स बना के रखो. एडिशन कंपाउंड्स, तो एडिशन कंपाउंड्स क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. उससे पहले आप सोचो कि मेरे पास यहाँ पे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे KCl लिया और MgCl2 लिया, और मेरे पास सपोज NH4 होल ट्वाइस SO4 है. सिंपल है सॉल्ट्स. और मान लो मैं ले लेता हूँ FeSO4, ये सॉल्ट्स में ले लेता हूँ. ओके, तो बच्चों मैं अभी क्या करता हूँ, KCl MgCl2 मान लो एक कंटेनर में मैंने क्या किया, KCl एक्वस, और यहाँ पे KCl एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्वस ले लेते हैं. हर केस के लिए एक्वस ले लेते हैं. कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों. KCl एक्वस ले लिया मैंने, और इसमें क्या किया मैंने बच्चों, MgCl2 एक्वस भी इसमें डाल दिया मैंने. तो यहाँ पे जब KCl एक्वस की बात होता है, KCl एक्वस यानी कि यहाँ पे आयंस क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे K+ और Cl- में. MgCl2 में भी Mg2+ 2Cl- में कन्वर्ट होंगे. यानी कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर में मिक्सचर फॉर्म में क्या क्या होगा बच्चों, इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर यू विल फाइंड K+ आयंस, Cl- आयंस, इसको बोल सकते हो K+ एक्वस, Cl- एक्वस, Mg+2 एक्वस, 2Cl- एक्वस, इसमें एक्वस लिख देना. तो ये सारे सॉल्ट्स आपको मिलने लगेंगे, यानी कि मिक्सचर फॉर्म में रहेगा. तो इसमें क्या करोगे बच्चों, इस सॉल्यूशन जो मिक्सचर बना है यहाँ पे KCl और MgCl2 का एक्वस फॉर्म में, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मान लो क्रिस्टलाइज करेंगे. वी विल स्टार्ट डूइंग इट क्रिस्टलाइज. इसको मैंने क्रिस्टलाइज कर दिया तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया. तो जब क्रिस्टलाइज करेंगे बच्चों, क्रिस्टलाइज करने के बाद जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन सॉल्ट या फिर एडिशन कंपाउंड. देखो क्या होता है, ये फॉर्मेशन होगा KCl डॉट MgCl2 डॉट, और एक्वस कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड हो जाएंगे, KCl MgCl2 6H2O. बच्चों इसको बोलते हैं कार्नालाइट. क्या बोलते हैं बच्चों, कार्नालाइट. दिस इज नोन एज कार्नालाइट. तो वैसे ही आप सोचो, अगर मैं NH4 होल 2 SO4 FeSO4 इन दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड बनाऊंगा, जैसे कि कंपाउंड हो गया FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 6H2. इस कंपाउंड को बच्चों बोलते हैं मोर्स सॉल्ट. क्या बोलते हैं बच्चों, यस, मोर्स सॉल्ट. तो एक बहुत प्यारा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में एडिशन कंपाउंड की ये लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कि दीज आर द कंपाउंड्स, these are the compounds which are formed by the addition of two or more simple salt by a stoichiometric, और इन स्टोकियोमेट्रिक बोल लो. 2 और सिंपल सॉल्ट का एडिशन होगा सिंपल सॉल्ट बाई ए स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, और इसको आप लोग सिंपलर रेशियो भी बोल सकते हो. एक सिंपलर रेशियो में क्या होगा बच्चों, ऐड होके
ये बना होगा दिस कंपाउंड्स। आप खुद सोचो, KCl लिया मैंने, MgCl2 लिया, दोनों को ऐड किया तो मुझे कार्नालाइट मिल गया। FeSO4.NH4 इन दोनों को ऐड किया, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो मुझे क्या मिला बच्चों, मोर्स सॉल्ट। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एडिशन कंपाउंड। तो वैसे आपने नाम भी सुना होगा, पोटाश एलम क्या होता है बताएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये सिंपल लिख लो और देख लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो में दोनों ऐड हुए हैं तो इसीलिए दिस इज एडिशन कंपाउंड। तो बच्चों स्पेसिफिकली एडिशन कंपाउंड हमें दो टाइप को देखने को मिलेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, कैटेगराइज, टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वन है बच्चों, फर्स्ट वन को बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, क्या है बच्चों, फर्स्ट वन इज डबल सॉल्ट। तो इसमें पॉइंट्स लिखो, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स ओनली, पहला पॉइंट लिख लो। सेकेंड पॉइंट पे लिख लो बच्चों, दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर द कंपाउंड्स whose ions retain their identity, in their aqueous solutions। क्या मीनिंग है बताऊंगा इसका। These are the compounds whose ions, constituent ions, retain their identity in their aqueous solution। तो ये पहला पॉइंट है बच्चों। और सेकंड, उसके बाद थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट ये लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, these compounds ionizes or ionize completely into their ions in the aqueous solutions। तो कहने का मीनिंग क्या है अच्छे से समझेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डबल सॉल्ट। हालांकि डबल सॉल्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे, क्लास 10th वगैरह में भी डबल सॉल्ट था, फिर भी लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो डबल सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म में ही होगा ये। और बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड्स होंगे वो आयंस रिटेन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्नालाइट का ही एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं बोलूँगा KCl MgCl2.6H2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं क्या करता हूँ, वाटर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मान लो सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में करता हूँ। यानी कि अगर यहाँ पे बिफोर एडिंग इनटू द वाटर क्या क्या आयंस थे बच्चों, K+, Cl-, Mg2+, यहाँ पे 2Cl-। जब हम लोग इसको वाटर में ऐड करेंगे तो पूरे के पूरे वही आयंस आएंगे, K+ आएगा, Mg+2 आएगा और 3Cl- आएंगे, तो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जितना भी कंप्लीटली आयोनाइजेशन होगा और जो भी उनके प्रॉपर्टी हैं बच्चों स्टार्टिंग, मतलब बिफोर एडिंग इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, तो वही आयंस फॉर्मेशन क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन के बाद ऐड करने के बाद भी होंगे। जैसे कि आप अगर एग्जांपल लोगे पोटाश एलम का, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। क्या है बच्चों ये, पोटाश एलम। पोटाश एलम को बच्चों अगर हम लोग ऐसे वाटर में डालेंगे लिक्विड, तो ये क्या होगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे क्या क्या आयंस प्रेजेंट है, K+ है, SO4 है, Al+ है, SO4 है, वाटर को छोड़ दो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो यहाँ पे जो ये बेसिक आयंस है बच्चों, ये अपने आयंस रिस्पेक्टिव आयन में कंप्लीटली क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वहाँ पे भी वो सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। 2K है, यानी कि यहाँ पे 2K+ आ जाएगा, यहाँ पे एक SO4-, यहाँ पे 3 SO4-, टोटल आ जाएंगे 4 SO4 2-। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 Al3+ आ जाएगा। दैट्स इट। जो वहाँ पे प्रेजेंट था वो बच्चों यहाँ पे भी प्रेजेंट है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। तो इन सबको हम लोग बच्चों क्या बोल रहे हैं, वी कॉल्ड इट एज
डबल सॉल्ट्स। तो जो सेकेंड कैटेगरी होता है बच्चों, सेकेंड कैटेगरी में आता है, द सेकेंड कैटेगरी इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके ऊपर पूरा टॉपिक जो है बच्चों, वी विल लर्न द कंप्लीट टॉपिक अबाउट दैट सेकेंड कैटेगरी। तो बच्चों यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि अगर जैसे हमने डबल सॉल्ट पढ़ा, तो डबल सॉल्ट में एग्जिस्ट क्या करता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है, और उस क्या करता है बच्चों, रिटेन करता है जो उसका आइडेंटिटी है। तो उसका ऑपोजिट लिख लो, सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको हम लोग बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस कैटेगरी के अंदर इसको ऐड करते हैं। तो ऐसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, दोनों ही फॉर्म में बच्चों ये अवेलेबल है। यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट नो, ऐसे लिख देते हैं, नो कंप्लीट आयोनाइजेशन, यानी कि कंप्लीट आयोनाइजेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। और बच्चों थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयंस होते हैं, आयंस डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। ऐसे ऐड करके लिख लेना, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ ऐसे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं बच्चों, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, जिस कंपाउंड को मैं ले रहा हूँ सपोज 4KCN डॉट, इसको ऐसे ले लेते हैं FeCN2। ठीक है बच्चों, तो मान लो अगर ये कंपाउंड डबल सॉल्ट होता, अगर ये कंपाउंड डबल सॉल्ट होता, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग वाटर में डालते तो आप यहाँ से आराम से कर पाते, क्या कर पाते बच्चों, 4K प्लस यहाँ से CN माइनस, 4 CN माइनस, यहाँ पे 2 CN माइनस, तो ये हो जाता 6 CN माइनस, आई थिंक ये बनता। और क्या हो सकता है, और Fe भी तो है, Fe2 प्लस, ये भी बन पाता। तो ये केस पॉसिबल था, लेकिन क्या होगा बच्चों, अगर क्या होता ये, इफ़ डबल सॉल्ट होता, इफ़ इट वेयर और इफ़ इट वाज डबल सॉल्ट। लेकिन बच्चों ये डबल सॉल्ट नहीं है, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, दिस एग्जिस्ट एज, ऐसे लिख सकते हो, दिस एग्जिस्ट एज, कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चों ये, मैं लिखता हूँ पहले, K4 FeCN6, K4 FeCN6, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है इस तरह के कंपाउंड में। और जो ये कंपाउंड होता है बच्चों, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन क्यों होता है बोलूँगा अभी मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको नाम भी देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोई इसको डेटिव कंपाउंड भी बोलता है, क्या बोलते हैं बच्चों, कोई इनको डेटिव कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों इसका फिर आयनाइजेशन कैसे होगा, अगर हम लोग इसको पानी में डाल देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो बच्चों क्या होगा, इसमें 2 पार्ट होंगे। द पार्ट सर, अगर मैं ये अगर इस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो ये जब आयनाइज होगा, बस सिंपली क्या होगा देखो, ये बनेगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, बस चार्ज के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि 4K प्लस यहाँ पे बना, 4K प्लस यहाँ पे +4 हो गया, तो इस कंपाउंड का क्या हो गया बच्चों, 4 माइनस पार्ट हो गया। ये जो कैटायन है बच्चों, दिस इज आयोनाइजेबल पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट था यहाँ पे K प्लस आयोनाइज हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है बच्चों ये आयोनाइज नहीं हो पाया। सो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे हैशटैग हो गया, ये हो गया बच्चों आयोनाइजेबल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, आयोनाइजेबल पार्ट। एंड दिस इज नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल
पार्ट, दिस इज आयनाइजेबल पार्ट, दिस इज नॉन आयनाइजेबल पार्ट। तो ये जो बच्चों बना यहाँ पे आयन, ये आयन क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स आयन, दिस आयन इज कॉम्प्लेक्स आयन एंड दिस इज आयनाइजेबल आयन और सिंपल आयन भी बोल सकते हो इसे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे FeCN6O4 माइनस है बच्चों, इसको अगर थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजीज आएंगे, उसको सीखेंगे 1 बाय 1 करके हम लोग, और IPC वगैरह भी स्टार्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत पार्ट में इसका काम आने वाला है। सो हाँ, मैं कहाँ पे था, आयनाइजेबल पार्ट एंड नॉन आयनाइजेबल पार्ट। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स में होगा क्या, कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ पे जो Fe होगा, Fe के चारों तरफ बच्चे ऐसे Cn होंगे, Cn क्या होंगे बच्चों, Cn होंगे। अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे किसके बारे में बात करूँ, FeCN6O4 माइनस, जो बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दिस इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या होता है बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को आप लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हो, लेकिन टेक्निकली उसको पढ़े नहीं हो आप लोग, लेकिन इसको बहुत बार यूज़ कर चुके हो। देखिए FeCN6 में आप लोग देखो कि Fe से ये क्या होते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अटैच होकर रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो ये आपको पता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये लोग, तो इसीलिए उसको कभी कभी डेटिव कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या होता है, Cn इज बॉन्डेड विथ, लिख सकते हो Cn इज बॉन्डेड विथ Fe फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं और डेटिव कंपाउंड भी, कितने लोग इसको डेटिव कंपाउंड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड से फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए उसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड या डेटिव कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो FeCN4 माइनस पार्ट है बच्चों यहाँ पे, इसके बारे में तो मैंने बोल ही दिया आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको आप पार्ट करके ऐसे अलग से लिख सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, तो जो ये आयनाइजेबल पार्ट है इसको हम लोग बच्चों आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा इसको पार्ट करके अच्छे से पॉइंट करके लिखना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको इसके नीचे नीचे पॉइंट करके लिखना, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा एक ऐसा डिवाइडर लगा देना, और इसके नीचे नीचे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट जैसा मैंने लिखा हुआ यहाँ पे इसके नीचे लिख लेना, ताकि बाद में चीज़ें आपको याद रहे। इसको आयनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं और इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजीज बच्चों ये नए होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप लोगों को याद हो जाएंगे। आयनाइजेशन स्फीयर या फिर उसको काउंटर आयन भी बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पे ये जो पार्ट है FeCN6O4 माइनस, यहाँ पे देखो ये जो बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ पे 4 माइनस लिखना। ये सर्कल मत बना देना, ये समझाने के लिए बोला हूँ मैं। चलो इसको हटा देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे समीर ने बताया नहीं, ठीक है, ओके। चलो तो ये हो गया 4 माइनस, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वी कॉल्ड इट एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और इसको आप लोग, इसका और भी एक नाम है बच्चों, और इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री को शो करता है। आगे चल के तो हम लोग सीखेंगे कैसा ज्योमेट्री क्या है, Fe है अगर ऐसे CN आगे चल के सीखेंगे ज्योमेट्री वगैरह कैसे बनाएंगे, सीखेंगे ये सब हम लोग आगे कैसे क्या होगा। अभी इसको मत बनाना, दिखाने के लिए बस आपको बताया कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ रियली इंटरेस्टिंग पार्ट और उसमें बहुत मज़ा आता है। तो जल्दी से बच्चों इन पॉइंट्स को एक बार नोट डाउन कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, पार्ट बाय पार्ट करके लिख लेना कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो उसके बाद थोड़े थोड़े जो टर्म्स हैं, जो जैसे कि इसके बेसिक टर्म्स हैं, उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलो जी, तो टर्मिनल से पहले बच्चों जो लास्ट हमने देखा था
उसमें जो किया था बच्चों हम लोगों ने कंपाउंड K4, उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था आपको बताना, K4FeCN6 ऐसे कंपाउंड था। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग आयनाइज कर रहे थे, देखो ये रिटर्न कैसे नहीं होता बताता हूँ मैं। तो इसको हम लोगों ने पहले कैसे लिखा हुआ था, K4KCN FeCN2 ऐसे लिखा हुआ था हम लोगों ने। तो यहाँ पे जो 4KCN होता है बच्चों, KCN FeCN2 ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, पॉइजनस होते हैं। बट ये जो कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे फाइनल कंपाउंड क्या होता है बच्चों, बिफोर प्रिपरेशन जो ये कंपाउंड है, दिस बोथ आर पॉइजनस। बट जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो क्या होता है बच्चों, पॉइजनस नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, रिटर्न नहीं होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में भी ये पूछने वाला नहीं है ऑलमोस्ट, बट फिर भी आप पॉइंट्स इसको ऐड करके लिख सकते हो। ओके, तो इसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे द टर्मिनोलॉजीज दैट वी विल यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ABCD हम लोग लिखना अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो नाम लिखना बाकी है, IPSC सीखेंगे इसका, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो इससे पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, कुछ टाइप के सीखेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपको बच्चों पता होगा, कोई भी कंपाउंड जब हम लोग लिखते हैं पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। आप हमेशा लिखते हो NaCl, MgCl2, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो बच्चों वो क्या होता है, पहले कैटायन होता है फिर उसके बाद एनायन होता है। शायद आप लोगों ने ये बात को आपने मार्क किया होगा कि पहले कैटायन फिर उसके बाद एनायन हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर सिंपल बात ये देखेंगे हम लोग कि अगर मैं एक सिंपल, देखो जैसे कि समझना अच्छे से, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन बोलूँगा, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, तो इसका एक कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा K4FeCN6, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखना क्या होगा, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 4K प्लस FeCN6, 4 माइनस आयनाइजेबल पार्ट है, सिंपल कैटायन है, लेकिन ये क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो ये क्या हो गया बच्चों, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन वाला एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन, क्योंकि कैटायन को हम लिखते हैं पहले, कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल एनायन। देखो बच्चों यहाँ पे अगर आपके मन में कुछ पॉइंट्स डाउट आएंगे ना, वो धीरे धीरे आगे चल के बच्चों लेक्चर्स में क्लियर होंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं एक कंपाउंड लिख लेता हूँ CuNH3 होल 4 और यहाँ पे Cl2, ठीक है बच्चों। इसको आयनाइज करना, ये 2 माइनस होगा प्लस यहाँ पे 2Cl माइनस होगा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये बन गया सिंपल एनायन। क्लियर है ये बात बच्चों। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, PtNH3 होल 4, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयनायन ले लेंगे PtCl4, यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लेक्स कैटायन, यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लेक्स आयनायन। इस पॉइंट को बच्चों याद रखना, आप ये टर्म्स आप देखे भी होंगे जब हम लोग नॉर्मली NaCl लिखते हैं या फिर MgCl2 लिखते हैं, तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है, पहले लिखते हैं कैटायन फिर उसके बच्चों हम लोग लिखते हैं एनायन। तो ये बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये आगे चल के आप लोगों के लिए यूज़ होगा। तो ये था कुछ टाइप बच्चों। इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सिंपल आप अगर इस कंपाउंड को ही देखते हो, Fe जो है बच्चों उस कंपाउंड में Fe के साथ ये Cn क्या करते हैं, बॉन्ड बना के रखते हैं। तो सेंटर में पार्ट है उसको बच्चों बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल एटम। और इसको जो घेर के रखते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको बच्चों बोलते हैं लिगेंड्स। तो क्या है वो सीखेंगे हम लोग, तो वो टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। क्या होता है बच्चों, इट इज द सेंटर एटम, इट इज द सेंटर और सेंट्रल, इट इज द सेंटर एटम इन
कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फिर क्या लिख सकते हैं, एटम्स और ग्रुप्स और आयंस, एटम्स और ग्रुप्स और आयंस आर बॉन्डेड विथ CA में लिख रहा हूँ, सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, सेंटर पार्ट में रहता है, जैसे कि Fe है, सेंटर पार्ट में है, उसके साथ दूसरे ग्रुप्स या कंपाउंड्स या आयंस एटम्स जो भी बोल लो, वो क्या करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच करते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम। तो कुछ अगर क्राइटेरिया बोल सकते हो या फिर एलिजिबिलिटी बोल सकते हो, एलिजिबिलिटी बोलना सही नहीं होगा, एग्जाम नहीं है, कुछ क्राइटेरिया ही बोल लो डी ब्लॉक बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए। तो क्या लिखेंगे इसको, ये लिखते हैं, क्राइटेरिया ही लिख लेते हैं, कुछ क्राइटेरिया लिख लेते हैं सेंट्रल एटम होने के लिए। पहला बच्चों तो क्या होना चाहिए, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। मोस्टली हम लोग देखते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि बच्चों जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे सेंट्रल मेटल एटम बन पाते हैं। स्पेशली मोस्टली हम प्रिफर किसको करते हैं, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बच्चों क्यों है, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको कोई ग्रुप या एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके पास खाली जगह भी तो रहना चाहिए ना। मान लो आपके ऊपर कहीं से पैसों का बरसात हो जाए, मतलब इतना पैसा आपके पास आए कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उतना पैसा रखने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पास जगह भी खाली होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा तो वो कहाँ पे रखेगा। तो इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल इज़ अ मस्ट, और स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग मोस्टली प्रिफर करते हैं क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और बच्चों वहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और क्या होना चाहिए बच्चों, स्मॉलर साइज होना चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट्स आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को प्रिफर करते हैं हम लोग, और ये होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम। तो बच्चों एक सिंपल बात बोलेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है। ऑब्वियस सी बात है, कोऑर्डिनेट, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो जो भी डोनेट कर रहा है उसको, जिसको हम लोग लिगैंड भी बोलते हैं, तो लिगैंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल एटम उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या ये लिविस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग क्या लिविस एसिड भी बोल सकते हैं, लिविस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। कौन सा बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम एक्ट्स एज लिविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, वी कैन कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्यों हम लोग सेंट्रल मेटल एटम या आयन के लिए प्रिफर करते हैं, हालांकि डी ब्लॉक में मैंने इसका आंसर बता दिया था, फिर भी आप लोग इसका आंसर क्या बता सकते हो, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव वैल्यू, लिख लो नहीं तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव एंड क्या लिख सकते हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग मोस्टली प्रिफर करते हैं एज एन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिगैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिगैंड्स का जो क्लासिफिकेशन है, लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लिगैंड्स स्पेसिफिकली क्या होता है, लिगैंड्स वो एटम, ग्रुप या आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। पहले समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर आप लोग समझ जाओगे। मान लो यहाँ पे मेटल एटम है, उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जो लिगैंड्स होते हैं बच्चों, लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फिर उसके बाद बच्चों वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ये जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दे दिया दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड भी तो फॉर्मेशन करना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ऐसे ही बोलते हैं, मान लो बी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ए ने बोला कि तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तो बी बोला कि नहीं मैं अपने पास एक रखता हूँ, हालांकि मैं तुझसे लिया हूँ लेकिन तुझको शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देता रहता हूँ कि मान लो आपके पास एक दोस्त आया आपका, वो कुछ मिठाई लेके आया और उसके पास एक बड़ा सा मिठाई है, बड़ा सा क्या है, लड्डू है, बड़ा सा लड्डू है। तो उसने क्या किया, देखा कि आपके पास लड्डू नहीं है, तो उसने क्या किया, बोला कि तू ये लड्डू में से तू ये लड्डू पूरा ले ले, क्योंकि तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्या था, उसके मन में था कि मेरा दोस्त लड्डू खाएगा, तो उसने पूरा लड्डू आपको दे दिया। तो ये है वो आपका दोस्त जिसके पास लड्डू नहीं है, आप वो दोस्त हो जिसके पास लड्डू है, तो उसने अपना एक लड्डू क्या किया, दे दिया। लेकिन वो दोस्त ने बोला कि ठीक है तू भी, तेरे को भी लड्डू तो ज़रूरत होगा क्योंकि तू लेके आया है, तो उसने क्या किया, आपने जो लड्डू दिया है उस लड्डू को उसने तोड़ दिया, बोला कि तू आधा रख ले मैं आधा रख लूँ, तो आपके बीच में क्या बन गया, एक अच्छा सा फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड, ठीक है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि आपके पास एक लड्डू था, आपने दिया, फिर आपके दोस्त ने ये बोला कि चलिए लड्डू को हम लोग शेयर करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉन्ड बनाना है तो आयनिक बॉन्ड बनाओ, नहीं तो बॉन्ड बनाओ ही मत। ओके, तो यहाँ पे M और L के बीच में क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। M इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया फ्रॉम L विच इज लिगेंड, तो लिगेंड का डेफिनेशन लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन M क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर ACCEPT, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ पे लिगेंड क्या है बच्चों, लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो इसलिए किस तरह के काम करेगा, दिस विल एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स, इट विल एक्ट एज ल्यूइस बेसिस। आई होप इतना तो आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है दैट दोज आर ल्यूइस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होंगे, ल्यूइस बेसिस। तो इनके बीच में क्या हम लोग बोल सकते हैं, जो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, तो क्या वहाँ पे ल्यूइस एसिड बेस एक इंट्रैक्शन हो रहा है, बोल सकते हो, एक ल्यूइस एसिड बेस इंट्रैक्शन हो रहा है, एसिड बेस इंटरैक्शन हो रहा है, बोल सकते हो आप लोग, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिगेंड का अगर डेफिनेशन बोलोगे तो क्या लिख सकते हैं आप लोग कि दीज आर ग्रुप्स और आयंस और एटम्स, जो भी बोल लो, आयंस और एटम्स who donate electrons or donate electrons to the central, और भी अगर डिटेल्स में जाएंगे, to the vacant orbital of electrons, to the vacant orbital, to the vacant orbital of central metal atom, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड्स बोलते हैं। तो लिगेंड्स बहुत तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, और लिगेंड्स के ऊपर हम लोग इससे क्या प्रोसीड करेंगे आगे, ये तो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक लंबा सा लिस्ट लिखना होगा हमें, क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं वो अच्छा, और एक बात आपको बता दूं, लिगेंड्स में जो एटम डोनेट करते हैं बच्चों, जो पर्टिकुलर एटम, सारे एटम डोनेट नहीं करते हैं, जो एटम डोनेट करता है लिगेंड में उसको हम लोग डोनर साइट या फिर उसको हम लोग डोनर एटम भी बोलते हैं। द एटम हु डोनेट्स इन लिगेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डोनर एटम बोलते हैं, या फिर डोनर साइट भी बोलते हैं उसको। एक लिगेंड में दो डोनर साइट भी हो सकते हैं। यहाँ से इसके बाद बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो लिगेंड का नेक्स्ट क्लास होगा, लिगेंड्स में हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स,
क्या क्या लिगेंड्स होते हैं, कहाँ कहाँ से डोनेट होते हैं, कौन से एटम डोनेट करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में सीखेंगे। आई होप ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लास था, आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना के लिखा होगा। और याद रखना, जैसे केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।